जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन इंदिरा गांधी का 6वां भाग लेकर के आज उपस्थित हूँ। प्लीज़ मेरी स्टोरी को सुने और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि प्रोत्साहन आप लोगों से ही मुझे मिलेगा और मैं आगे बढ़ूँ और ऐसी अच्छी स्टोरी, लेजेंड इंसानों की स्टोरी आपको सुनाऊं। तो पिछले भाग में था अमेरिका द्वारा की जा रही गोलीबारी की इंदिरा जी ने आलोचना की। आज के भाग शुरू करता हूं दोस्तों। भारत की समस्याएं दिन प्रतिदिन विकट रूप धारण करती जा रही। देश की समस्या का प्रमुख कारण तेजी से बढ़ रही जनसंख्या थी। उस समय देश में अनाज की कमी थी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम था, इसलिए मजदूर और सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की विपक्ष पार्टियां अपना राजनीतिक लाभ देख रही थी। वे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को पराजित करना चाहती थी। इंदिरा ने देश को संभालने के लिए अपने देशव्यापी दौरा शुरू किया। वे देश के कोने कोने में गई और लोगों से मिली। उन्होंने जनता में विश्वास जगाने का भरसक प्रयास किया, किंतु उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। लोग हिंसा पर उतर आए, पत्थरबाजी हुई, लेकिन वे इंदिरा को इनके इरादों से विचलित नहीं कर सके। चुनाव सामने होने के कारण इंदिरा को बहुत काम करना पड़ रहा था। उस समय राजस्थान के राजे रजवाड़े ने मिलकर स्वतंत्रता पार्टी का गठन कर लिया था। वे इंदिरा का विरोध कर रहे थे। एक बार इंदिरा चुनावी सभा को संबोधित करने राजस्थान पहुंची। जब उनका भाषण शुरू हुआ तो कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। फिर भी उनका भाषण जारी रहा। जब उनके विरोधी शांत नहीं हुए तो इंदिरा ने कहा, शोर मचाने वाले को शायद आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ। वे गरीबों का खून चूसने वाले हैं। वे राजे रजवाड़ों के सह पर हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वे देशद्रोही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उन्होंने सिर्फ जनता का शोषण किया है और कुछ नहीं। आप लोग उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने गांव में कितनी सड़कें बनवाई हैं, उन्होंने आपकी भलाई के लिए कौन सा कार्य किया है। वे इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्होंने भलाई के नाम पर आपका शोषण किया है। आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि उन्होंने भेष बदलकर आपकी मेहनत की कमाई पर ऐश की है और कुछ नहीं। वे आपकी भलाई के नाम पर जीरो हैं, सिर्फ जीरो। इंदिरा ने उस सभा में राजे रजवाड़ों की उम्मीद पर पानी जो शोर मचा रहे थे, वे धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर चले गए थे। उनके जाने के बाद इंदिरा ने काफ़ी देर तक उस सभा को संबोधित किया। सभा के लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुनते रहे। उसके बाद इंदिरा जी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भुवनेश्वर गई। यहाँ सभा में कुछ हिंसक लोगों ने पथराव किया। एक पत्थर इंदिरा जी की नाक पर आकर लगा। उन्हें घायल अवस्था में वहाँ से दिल्ली लाया गया। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे अपने आवास पर चली गई। देश की जनता ने इंदिरा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इंदिरा ने उस घटना को अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने रायबरेली जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देश में शांतिपूर्वक चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई। इंदिरा रायबरेली से भारी मतों से विजयी घोषित की गई। 12 मार्च सन 1967 को उन्हें फिर कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। इस बार कांग्रेस को पहले की अपेक्षा कम बहुमत प्राप्त हुआ था। इंदिरा ने केंद्र में अपनी सरकार बना तो ली, पर देश में उनका एक छत्र राज्य नहीं रहा। विपक्षी पार्टियों ने 8 राज्यों में अपने सरकार बना ली थी। इस चुनाव से यह साबित हुआ था कि देश का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से असंतुष्ट हो गया है। यही कारण था जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के प्रति कटुता से भरी जा रही थी। देश में राजनीतिक मकस तेजी से चल रही थी, इसलिए जनता परेशान थी। ऐसे में कांग्रेस का आत्मविश्वास टूट रहा था और विपक्षी पार्टियों का बोलबाला बढ़ रहा था। लेकिन इंदिरा इससे जरा भी हतोत्साहित नहीं हुई। वे सच्चाई को सही अर्थों में देख रही थी, लेकिन
उनके सामने कांग्रेस की अस्तित्व का सवाल उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस देश के 8 राज्यों में हार चुकी थी। इस स्थिति में इंदिरा ने बड़े धैर्य और साहस से काम लिया। वे अपनी पार्टी के आत्मविश्वास को मजबूत बनाने में जुट गई। उनके जीवन की एक विशेषता यह थी कि मुश्किल की घड़ी में उनका व्यक्तित्व आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता था। राष्ट्रपति के चुनाव के समय विरोधी पार्टियों के साथ उनका शक्ति परीक्षण हुआ, लेकिन उनके आगे विरोधियों की दाल नहीं गली। कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत का राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुसलमान थे जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे। उस समय भारत में दल बल की राजनीतिक जोरों पर चल रही थी। इससे सावधान होकर इंदिरा ने पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए कूटनीति अपनाई। पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता थे वे इंदिरा को कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। केंद्र में उन्हीं का बहुमत था। ऐसे में इंदिरा के लिए उनकी पकड़ से निकलना जरूरी हो गया था। वरिष्ठ नेता उनकी नई नीतियों के प्रति अपना विरोध जता रहे थे। ऐसे में इंदिरा ने देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए अपने नए कार्यक्रमों को पूरा करने पर अधिक बल दिया। इंदिरा ने जब जब देश और समाज के सुधार के लिए कदम उठाया, तब तब विरोधियों ने यही कहा कि इंदिरा देश की साम्यवाद और तानाशाह की ओर धकेल रही है। लेकिन देश की जनता इंदिरा ईमानदार समझती थी। उसे इंदिरा में अटूट विश्वास था। इंदिरा देश को प्रगतिशील बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। देश को समाजवादी रूप देने के लिए वे हर प्रकार की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। 3 मई सन 1969 को जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ तो इंदिरा को उनके निधन से गहरा धक्का लगा। उन्होंने बहुत प्रयास के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। अब उनके सामने फिर राष्ट्रपति के चुनाव का संकट आ गया। इंदिरा को अब ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव करना मुश्किल लग रहा था जो उनके सिद्धांतों से मेल खाते हों, क्योंकि विरोधी गुट के लोग उनके सामने खड़े थे। फिर भी इंदिरा ने सूझबूझ से काम लिया। 20 अगस्त सन 1969 को राष्ट्रपति का चुनाव होना था, लेकिन पिछले कई महीनों से इंदिरा और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद चल रहा था। वे नेता जनता की निगाहों में ठीक नहीं थे। इंदिरा को उनके आचरण का पता लग चुका था। इसलिए इंदिरा ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति न बनाने पर जोर दिया। उनके विरोधी गुट के लोग रेड्डी को ही राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, जबकि उस समय राष्ट्रपति के सही हकदार श्री वीवी गिरी थे। गिरी उस समय उपराष्ट्रपति पद पर कार्य भी कर रहे थे। इंदिरा ने इनका समर्थन किया। इंदिरा के विरोधियों ने रेड्डी को राष्ट्रपति बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए, पर उन्हें निराशा हाथ लगी। श्री वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। यह इंदिरा की विजय थी। इससे पहले वे मोरारजी को हटाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी थी। उस समय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। मोरारजी को उप प्रधानमंत्री के पद से जब इंदिरा ने हटाया था, तब सिंडिकेट के नेताओं ने अपना अपमान महसूस किया था। कांग्रेस कार्यकारिणी में उनका बहुमत था, इसलिए वे इंदिरा को परेशान करते रहते थे। फिर भी वे इंदिरा की छवि को देश की जनता के दिमाग से निकाल नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने इंदिरा और उनके समर्थकों को तरह तरह की चेतावनी देना आरंभ कर दिया। इस स्थिति में इंदिरा ने विचार किया कि उन नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि भारत की गरीब जनता और राष्ट्र का हित हो सके। इंदिरा को कोई उनके सिद्धांतों से विचलित नहीं कर सका। वे अपना सिद्धांत बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती थी। उन्होंने सन 1970 में आनंद भवन राष्ट्र को समर्पित करके यह सिद्ध कर दिया कि उनके सिद्धांत के आगे कोई भी वस्तु बड़ी नहीं है। सन 1971 का लोकसभा चुनाव। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन देश की जनता का विश्वास इंदिरा पर से नहीं हटा। जनता ने इंदिरा को भारी बहुमतों से जिताकर केंद्र में फिर बैठने के लिए आमंत्रित किया। इस बार इंदिरा की कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 350 सीटें जीतकर पिछले चुनाव के सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया। 17 मार्च सन 1971 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया। अगले दिन इंदिरा ने अपने एक मंत्रिमंडल का गठन किया। उस समय ढाका पूर्वी पाकिस्तान में था, जो अब बांग्लादेश में है। छात्रों ने ढाका में बड़ी भारी प्रदर्शन किया। वहाँ की जनता पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश का निर्माण करना चाहती थी।
पाकिस्तान अपने ही घर में युद्ध के शिखर पर दिखाई पड़ रहा था। वहाँ जो विस्फोटक घटनाएं हो रही थी वे भारत में उजागर होती जा रही थी। इसलिए इंदिरा ने सतर्क होकर अपनी निगाह पूर्वी पाकिस्तान पर जमा दी। वे वहां की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत कर रही थी, जिससे कि पड़ोसी के घर की आग अपने घर तक फेर दिया सभा में न आ पहुँचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगला भाग कल आपके सामने आएगा। जय हिंद दोस्तों।